वेलकम टू अचीवर ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। आज जो है हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें थोड़ा पहले ओवरव्यू लेना पड़ेगा। ओवरव्यू में हम दो चीज़ देखने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया था उससे पूरे वर्ल्ड में क्या इफ़ेक्ट आया, और उसके बाद हम देखेंगे इंडिया अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में जो है नेशन स्टेट्स बने थे। नेशन स्टेट्स क्यों बने थे? क्योंकि वहाँ के लोगों को एरिस्टोक्रेटिक रूल जो था, जो राजा, जो तानाशाही थी राजा की, वो उन्हें पसंद नहीं थी। तो इन्होंने जो है इस एरिस्टोक्रेसी रूल को उखाड़ फेंका और बाद में वहाँ पे नेशन स्टेट्स डेवलप किए। हमने पहले वाले चैप्टर में ये भी देखा था कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो थे, जो राइट टू फ्रेटर्निटी, राइट टू लिबर्टी, ये जो है हमें फ्रांस से ही मोस्टली मिले गए हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे जब वर्ल्ड को पूरा बारे में पता चला कि किस तरीके से फ्रांस में जो है इतना बड़ा बदलाव आया, तो जितने भी कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट नहीं थी, जो अभी भी कॉलोनियल रूल में थी, उनको ये लगने लगा कि हम भी जो है अपने आप को इस तरीके से डेवलप करके अपने आप को इन कॉलोनियलिज्म से आज़ाद कर सकते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, इंडिया अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी इंडिया में कॉलोनीज़ एस्टेब्लिश की थी। तो इंडिया ने भी जब देखा कि किस तरीके से फ्रांस जो है आज़ाद हो गया, किस तरीके से फ्रांस ने जो है इंडिपेंडेंटली अपनी वॉर लड़ी एरिस्टोक्रेसी के ख़िलाफ़, किंगशिप के ख़िलाफ़, तो इंडिया में भी धीरे धीरे एकजुटता आने लगी। हालांकि हम ये देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म के मीनिंग्स जो रहते हैं इंडियंस के लिए, वो अलग अलग ग्रुप्स जो थे इंडिया में, जो अलग अलग स्टेट्स जो थे, उनके लिए मीनिंग जो था, वॉर जो था, वो मीनिंग, उसके पीछे जो एम जो था वॉर लड़ने का, उन सबका गोल जो था अलग अलग था। बट अल्टीमेटली सब लोग को जो है इंडिपेंडेंस ही चाहिए था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब हम सबको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से 1918 तक चला। अब 1914 टू 1980 तक ये जो टाइम पीरियड था, इधर जो है ब्रिटिशर्स एज अ कॉलोनियल पावर हमारे इंडिया में थे। तो हमें ये भी पता है कि इंग्लैंड के पास इतने लोग नहीं थे कि वो वॉर को जीत सके। तो इंग्लैंड ने क्या किया, बहुत सारे जो जहाँ पे भी इन लोग का कॉलोनियल रूल था, वहाँ के लोगों को इन्होंने अपने वॉर के लड़ने के लिए इन आर्मी रिक्रूट करना चालू किया। तो इंडिया में भी उन्होंने यही स्टार्ट किया। तो वॉर में जो है इंडियंस जो है लड़ने लगे, और इसके कारण जो है धीरे धीरे इंडिया में भी प्रॉब्लम्स आने लगी वॉर को लेके। अब वॉर को लेके क्यों प्रॉब्लम्स आने लगी? बिकॉज जब भी वॉर होती है तो सारे के सारे पैसे, कोई भी भले कंट्री हो, कोई कॉलोनियल रूल हो, सारे के सारे पैसे जो रहते हैं उनके वॉर पे लगे रहते हैं। तो इसके कारण, क्योंकि बहुत ये वॉर जो है कम से कम 4 से 5 साल चला था, तो इसके लिए जो इंग्लैंड की जो ट्रेजरी जो थी वो ऑलमोस्ट नील हो गई थी। तो अब जो है इंग्लैंड को लगा कि हमारी ट्रेजरी तो ख़त्म हो गई है, अब हमें इसे पैसे भरने ज़रूरी है इसके अंदर। तो इन्होंने इंडियंस को फोर्स किया टैक्स पे करने के लिए, और आर्मी तो ज्वाइन करने का मैंने आपको बताया ही है सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट जो है ज्वाइन आर्मी का, तो उन्होंने जो है वॉर लड़ने के लिए इन लोग को, इंडियंस को जो है आर्मी में भर्ती करना चालू किया। तो वॉर से हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि इनको जो है फोर्सफुली वॉर में भर्ती कराया गया, आर्मी में भर्ती कराया गया। ऑलमोस्ट हर विलेज से जो है ज़बरदस्ती, लोगों के साथ ज़बरदस्ती करके, जो भी एकदम फिट एंड फाइन थे, हेल्दी थे, उन लोगों को ज़बरदस्ती जो है इंडियन ब्रिटिश आर्मी में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद जब ट्रेजरी खाली हुई तो इन्होंने जो है रेवेन्यू भी जो है बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने लगे, बहुत ज़्यादा टैक्स करने लगे। यहाँ तक कि अगर कभी अगर क्रॉप्स ख़राब भी हो जाते थे तो भी जो है इंडियन फार्मर्स को जो है ज़बरदस्ती जो है पे कराया जाता था टैक्स को, उनको टैक्स में बिल्कुल भी छूट नहीं थी। इसके अलावा 1918 से लेकर 1921 में बहुत बड़ा फेमाइन भी आया। एक क्रॉप्स फेल्ड हो गए क्योंकि ड्रॉट पड़ गया, तो क्रॉप्स फेल हो गए। तो फार्मर्स के पास अब पैसे नहीं थे, क्योंकि अब फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे तो वो अब टैक्स नहीं पे कर सकता था, इसके लिए वो एकदम डेब्ट बर्डन हो गया। और साथ ही साथ उस टाइम इन्फ्लुएंजा एकेडमिक भी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैला गया था।
तो एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि महामारी जिसको बोलते हैं, लेकिन एपिडेमिक और पेंडेमिक में यही फ़र्क होता है कि पेंडेमिक जो रहता है वो उस तब बोला जाता है किसी बीमारी को जब वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला जाए, और एपिडेमिक तब बोला जाता है जो कब पर्टिकुलरली कोई एरिया में फैला हुआ हो। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी इंडिया में उस टाइम फैला था और कम से कम 12 टू 13 मिलियन लोग तक जो है वो उस पेंडेमिक में मारे गए थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण अब इंडियंस जो है बहुत भड़क उठे और उनको जो है अब एक लीडर की ज़रूरत थी जो उनकी लीड कर सके उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो ऐसे टाइम पे हमारे इंडिया में एक न्यू लीडर बॉर्न हुए और उन्होंने एक नया तरीका बताया किस तरीके से हमें जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करना चाहिए, किस तरीके से हमें फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना चाहिए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है हमारे फादर ऑफ नेशन है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो था पार्ट 1.1, आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी ने चालू किया था। तो महात्मा गांधी जो है हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में गए थे, वहाँ पे उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी और रेसिज्म के खिलाफ़ लड़ाई लड़ने के बाद वो रिटर्न हुए इंडिया में 1915 में। उन्होंने जो है लेड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका, उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? ट्रूथ इंस्टीड ऑफ वायलेंस। हमेशा महात्मा गांधी का यही कहना था कि हमें कभी भी सत्य का ही साथ देना चाहिए, वायलेंस कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम वायलेंस करेंगे तो कभी भी जो है हम किसी भी इंडिपेंडेंट लड़ाई को जीत नहीं सकते। तो हमेशा ट्रूथ का साथ देना चाहिए, किसी भी कोई भी हालत हो जाए, कैसी भी हालत हो जाए, लेकिन हमें कभी भी वायलेंस का साथ नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा वायलेंस के साथ, बिना वायलेंस के ही लड़ना चाहिए, नॉन वायलेंस से ही लड़ना चाहिए। हमें हमेशा उन्होंने का ये भी कहना था कि जो भी हमारे खिलाफ़ अगर लड़ाई करता है, जो भी हमें दबाने की कोशिश करता है, हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसे हमेशा ट्रुथ की राह दिखानी चाहिए। दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी शोन द पाथ ऑफ ट्रुथ बाय वे ऑफ नॉन वायलेंस। ये हमेशा महात्मा गांधी की जो है टीचिंग्स रही है हम इंडियंस को, जब भी हम इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने गए थे तब। साथ ही साथ इन्होंने इन सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स को 2-3 जगह एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बताया है, जैसे कि चंपारण इन बिहार। चंपारण का जो बिहार में जो चंपारण नाम का जो एरिया है, वहाँ पे जो है फार्मर्स को ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती उनको बोला गया कि आपको जो है ओपियम, जो कि एक टाइप का इंडिगो के ओपियम एक पर्टिकुलर टाइप का एक प्लांट रहता है जो एक ड्रग जैसे इस्तेमाल किया जाता है जिससे नशा क्रिएट होता है, तो उनको उगाने के लिए बोला गया। तो ये जो है चंपारण इन बिहार, वहाँ पे भी जो महात्मा गांधी ने लीडरशिप संभाली और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वहाँ पे भी उन्होंने लड़ाई की। दूसरा है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, वहाँ पे भी जो है इन्होंने अपने पीजेंट्स की मदद की अगेंस्ट रेवेन्यू के लिए, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे भी महात्मा गांधी जी ने अपनी लीडरशिप संभाली और उस रेवेन्यू क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब हम आते हैं पार्ट 2, द रॉलेट एक्ट। हाँ, अब रॉलेट एक्ट जो है वो नेशन वाइड सत्याग्रह, फर्स्ट पॉइंट है उसमें नेशन वाइड सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी जी को लगा था कि अगर हमें खाली ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाके अगर हम मूवमेंट करेंगे तो उससे कुछ इतना बड़ा लोगों में चेंज नहीं आएगा। अगर हमें लोगों के अंदर चेंज लाना है, हिंदू मुस्लिम्स को एक करना है और एक बड़े लेवल पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट करना है, तो हमें नेशन वाइड सत्याग्रह करना पड़ेगा। अब ये रॉलेट एक्ट जो था, ये इस एक्ट के मुताबिक ये था कि इट हैज़ अ राइट टू डिटेन पॉलिटिकल लीडर्स विदाउट ट्रायल। और ये किसने पास किया था? इट वाज पास्ड बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को, द रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। इस एक्ट के तहत कोई भी पॉलिटिकल लीडर को हम जेल में डाल सकते हैं विदाउट डूइंग एनी लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये जब एक्ट पास हो रहा था तब बहुत सारे इंडियन मेंबर्स जो थे, इन्होंने इस एक्ट का विरोध किया था। उन्होंने हमेशा इसके खिलाफ लड़ने के लिए बात की थी, इन्होंने इस एक्ट का समर्थन नहीं किया था। फिर भी जो है इन्होंने इस एक्ट को पास किया। तो गांधी जी को ये बात सही नहीं लगी और इन्होंने जो है नेशन वाइड सत्याग्रह बुलाया। अब नेशन वाइड सत्याग्रह में क्या हुआ कि सब चीज़ जो है ऑलमोस्ट एकदम ठहर सी गई। मतलब क्या हुआ कि सब जगह रैलीज़ निकलने लगी, सब जगह मोर्चे निकलने लगे, लोग जो है दंगे करने लगे किधर किधर, और साथ ही साथ बहुत सारी शॉप्स जो थी उनको क्लोज़ कर दी गई, रैलीज निकाली गई, और साथ ही और
इससे धीरे धीरे जो है पूरा ये जो मूवमेंट, इस तरीके से जो मूवमेंट जो था ये नेशन वाइड पूरे बड़े से लेवल पे एकदम फैल गया। और जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि इस तरीके से पूरे इंडिया में मूवमेंट हो रहा है तो उनको जो है अपनी पोजीशन खतरे में दिखने लगी। तो इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को दिल्ली, जो एक दिलजी सल्तनत जो है, दिल्ली जो मेन प्लेस था उस टाइम, तो उन्होंने महात्मा गांधी को बैर कर दिया। महात्मा गांधी को बोला कि आप जो है यहाँ पे आ नहीं सकते, आपको यहाँ पे एंट्री एकदम मना है यहाँ पे आने के लिए। क्यों, उनको ऐसा क्यों किया गया महात्मा गांधी के साथ? क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि महात्मा गांधी की लीडरशिप के कारण ही ये इतना बड़ा नेशन वाइड सत्याग्रह हो रहा है, और अगर ये इधर आके अगर कुछ भी बोलेंगे तो ये मूवमेंट जो है और भी स्ट्रांग हो सकता है। और क्योंकि जो इस मूवमेंट को जो है ब्रिटिशर्स स्ट्रांग नहीं होने देना चाहते थे, तो उन्होंने जो है उनको दिल्ली के अंदर एंटर करने से ना बोल दिया गया। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने ये भी किया कि बहुत सारे जो लोकल लीडर्स जो थे, जो इस लीडरशिप, जो इस मूवमेंट में इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले कर रहे थे, उनको जो है डिटेन कर दिया। डिटेन कर दिया मतलब उनको जो है बंदी कर दिया विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, उसके बाद हम इसी टाइम पे देखते हैं कि नेशन वाइड मूवमेंट चल रहा था, सब जगह मार्शल लॉ भी इम्पोज किया गया था। मार्शल लॉ मतलब ये होता है कि कोई भी जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को खिलाफ नहीं जा सकता। तो उस टाइम 13 अप्रैल जलियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 1919 में। तो ये इंसिडेंट इस तरीके से है कुछ कि ये इंसिडेंट में ऐसा हुआ था कि उस टाइम ये दिन जो है बैसाखी का भी दिन था, और लोगों जो है नेशन वाइड सत्याग्रह को भी फॉलो कर रहे थे। तो क्योंकि इस मूवमेंट को पीसफुल मार्च करने के लिए लोग जो है जलियनवाला बाग में इकट्ठा हुए बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ ही साथ जो है नेशन वाइड सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो ये जब सब हो रहा था तब जनरल डायर जो थे, जो जनरल जो थे उनके, तो उन्होंने जो है इसकी कमान हाथ में ली और जलियांवाला बाग के सारे एग्ज़िट गेट्स जितने भी थे उनको बंद करवा दिए गए। और बाद में उन्होंने अपने जो अंडर में जो ऑफिसर्स जो थे उनको बोला कि आप गन उठाओ और इनके ऊपर खुलेआम फायर करो। तो इससे जो है बहुत सारे लोग जो मारे गए, उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, वुमेंस भी जो थी, मेंस भी थे, तो बहुत सारे लोग इससे मारे गए। और इस क्योंकि ये जलियांवाला बाग के मूवमेंट जब हुआ, जब लोगों को पता चला कि इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत सारे लोगों को मारा है, तो लोगों को जो है इसका बहुत बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे देश में जो है मूवमेंट चालू किए। पूरे देश में जो है उन्होंने मोर्चा निकाला, रैलीज निकाली, पुलिस स्टेशंस को आग लगाने लगे, पोस्ट ऑफिस जलाने लगे, टेलीग्राम की जो सेवाएं जो थी, इलेक्ट्रिक वायर्स जो थे वो उखाड़ के फेंकने लगे। और धीरे किधर किधर ऐसे भी हुए कि पुलिस ऑफिसर्स जो थे उनकी जान से भी मारने लगे। और ये जब सब महात्मा गांधी ने देखा तो महात्मा गांधी को लगा ये सत्याग्रह नहीं है, सत्याग्रह का मतलब होता है नॉन वायलेंस, और क्योंकि यहाँ पे हम जो वायलेंस कर रहे हैं ये गलत है। तो उन्होंने जो है बाद में इस मूवमेंट को नेशन वाइड सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो ये मूवमेंट था इसको बंद करवा दिया गया, इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।